enterprises, commonly known as multinational companies or MNCs, are those who operates business in more than one country. एग्जाम्पल के तौर पे टाटा मोटर्स या फिर डोमिनोज, से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप भले ही KFC को कह सकते हैं, वॉलमार्ट को कह सकते हैं, अली बाबा ग्रुप को कह सकते हैं, अमेजन को कह सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जो मोर देन वन कंट्री में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है वो कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी, MNC, या फिर ग्लोबल एंटरप्राइज, कुछ भी बोलिए, सब एक ही चीज़ है। भले ही एक देश के अलावा और किसी भी देश में एक ऑफिस भी खुल जाए तो वो कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। इसके फीचर्स, सबसे पहले जाइंट साइज़, इनका साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं ये, क्योंकि इनको एक कंट्री से ज़्यादा में बिजनेस करना होता है। मीन्स जाहिर सी बात है, एक कंट्री से ज़्यादा में बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है इनका कैपिटल बहुत ह्यूज होगा, इनके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी काम करते होंगे, सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़े साइज़, जाइंट साइज़ की होती हैं MNCs। सेकेंड, इंटरनेशनल ऑपरेशंस, ये इंटरनेशनल ऑपरेशंस करती हैं। और जब कई सारे टैलेंटेड लोग आपस में काम करते हैं तो पूरी जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल कहलाती है। सेंट्रल कंट्रोल, जो होस्ट कंट्री होती है, सपोज इंडिया की कोई कंपनी है, वो मोर देन 50 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है, तो उसकी होस्ट कंट्री भी इंडिया, उसका जो मेन कंट्रोल होता है वो इंडिया से ही देखा जाता है। अब इंटरनेशनल मार्केट, जो भी कंट्रीज़ की जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, बॉर्डर्स, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भी ये सब होते हैं, वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के आड़े नहीं आते, उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता। मल्टीनेशनल कंपनीज एक ऐसी मार्केट में अपना बिजनेस करती हैं जहाँ पे कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती ही नहीं है। जैसे इंडिया एक अलग कंट्री है, चाइना एक अलग कंट्री है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी जो दोनों जगह पे अपना बिजनेस करती है उसके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। वो यहाँ भी अपना बिजनेस करेगी और कंट्रीज़ में भी अपना बिजनेस करेगी, वहाँ पे कोई भी बॉर्डर आड़े नहीं आते। इंटरनेशनल मेरिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। MNCs में जाहिर सी बात है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें जो भी स्टाफ होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होती हैं वो ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो फिर जाहिर सी बात है, जो सिर्फ होस्ट कंट्री में तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ होस्ट कंट्री में वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, वो तो जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ की मार्केट को समझनी है तो वहाँ के लोगों को हायर करना ही पड़ेगा। इससे एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार जनरेट होता है। सेकेंड, एडवांस टेक्नोलॉजीज़। ऐसा नहीं होता है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी नहीं है जो पहले दादा परदादा के टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से आज भी चल रही हो। सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमेशा यस होता है। कभी भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ये कभी उसको मना नहीं करते, ये सिर्फ मार्केट की डिमांड को देखते हैं। मार्केट की डिमांड में अगर उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो ये बिना सोचे उस नई से नई टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पे लेके आते हैं। थर्ड, एक्सपोर्ट प्रमोशन। अगर कोई भी किसी कंपनी ने काबिल आदमी को हायर किया और उस काबिल आदमी को उसने हायर किया इंडिया से, और उनको इंडिया में ऑलरेडी उनके पास कई सारे काबिल आदमी हैं, उनको ज़रूरत है अमेरिका में काबिल आदमी चाहिए, और अगर वहाँ पर उनको कोई ऐसा काबिल नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है वो इंडिया से किसी को वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, भेजेंगे, ताकि तुम वहीं रहो और वहाँ का बिज़नेस संभालो, वहाँ पे हेड बनो वहाँ के, और सारा बिज़नेस संभालो अपने हिसाब से, जैसे जैसे उसकी पोस्ट होगी उसी हिसाब से। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फर्म। सपोज़ कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि कार्स बनाती है, और वो उसने सिर्फ अपने जो मेन प्लांट है वो ही या अपनी होस्ट कंट्री में लगा रखा है। सपोज इंडिया कंपनी है तो उसने इंडिया में अपना प्लांट लगा रखा है, और वो यहीं से सारी कार्स बना के एक्सपोर्ट करती रहती है बाकी सारी कंट्रीज़ में। तो वो जो कार बनाएंगी उसके लिए वो रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे? स्टील, प्लास्टिक, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है वो सब कहाँ से आएगा? यहीं होस्ट कंट्री में जितने भी छोटे छोटे डोमेस्टिक फर्म्स हैं उन्हीं से ना वो लेंगी वो रॉ मटेरियल, और जब रॉ मटेरियल उनसे लेंगी जाहिर बात उनको पैसे देंगी, और उन डोमेस्टिक फर्म्स को जब पैसा मिलेगा तो उनकी ऑब्वियसली ग्रोथ होगी। तो डोमेस्टिक फर्म्स जो होती हैं होस्ट कंट्रीज़ में उनकी ग्रोथ होती रहती है ऐसे ही। देन फॉरेन एक्सचेंज, जो भी होस्ट कंट्री में कंपनी काम करती है और बाहर उसके सारी उसने अपने ब्रांचेस फैला रखी हैं, और बाहर के और देशों में अगर उस कोई भी बिज़नेस करती है कंपनी और वहाँ से पैसा आता है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा पैसा वो उसी कंट्री में खर्च कर देंगे, वो उसमें से कुछ परसेंट पैसा जितना प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा होस्ट कंट्री में आता है, जिससे वहाँ की GDP बढ़ती है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब
इम्पोज देयर कल्चर। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी ये सब पिज़्ज़ा बर्गर वाली कंपनीज हैं इंडिया में आई वेस्टर्न कल्चर लेके, तब जब वो कंपनीज आई थी उनके पहले तो यहाँ पे लोग पिज़्ज़ा बर्गर खाया नहीं करते थे। यहाँ का कल्चर दूसरा था, यहाँ का खाना दूसरा था। लेकिन जब वो कंपनीज आई तो उनने बिल्कुल यहाँ का कल्चर ही बदल डाला। यहाँ के लोगों में एकदम अलग ही चीज़ खाने की आदत डाल दी। वो होता है इम्पोज ऑफ देयर कल्चर। थर्ड, वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। जितने भी एमएनसीज होती हैं ज़्यादातर उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि कंट्री की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, कंट्री आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, लोगों की हेल्प हो रही नहीं हो रही। उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, सिर्फ अपने प्रॉफिट से। वो अपने लिए काम करते हैं। वो किसी भी और कंपनी में जाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि किसी और कंट्री में जाके वो कंट्री की हेल्प ले जा रहे हो, नहीं, वो अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे जाते हैं। वो अपना बिजनेस फैलाते हैं इसलिए ताकि उनका अपना फ़ायदा हो सके, इसलिए नहीं कि वो जो कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का फ़ायदा हो सके। एक्सप्लॉयटेशन बाय स्पेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दे क्रिएट मोनोपली। क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल होता है, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये इतनी एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, इतनी ब्रांडिंग कर देते हैं कि ज़बरदस्ती डिमांड क्रिएट हो जाती है। जैसे क्या करती हैं, उनके पास वैसे भी बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनके पास, तो वो इतनी एडवर्टाइजिंग कर देती हैं कि सुबह शाम टीवी से लेके रेडियो से लेके हर जगह एक एक कोने में, गली के कोने तक, एक छोटी छोटी होल्डिंग पे भी उन्हीं कंपनी का ब्रांड का नाम लिखा रहता है। तो जब आदमी देखता है, कोई भी कॉमन इंसान, वो सोचता है कि यार इतनी इस कंपनी की ब्रांडिंग हो रखी है, इतनी इन लोगों ने एडवर्टाइजिंग कर रखी है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो दम हो गई। ये इसी वजह से ज़बरदस्ती मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं और जो भी कंपटीशन होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अब कोई बेचारी छोटी कंपनी है जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन कोई बड़ी पैसे वाली कंपनी है एमएनसी, उसके पास पैसा ज़्यादा है और उनका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं जितनी उस छोटी सी कंपनी का है, तो ये लेकिन फिर भी इतनी अपनी एडवर्टाइजिंग कर देते हैं जितनी वो बेचारी छोटी सी कंपनी तो कर नहीं सकती। इसलिए ये अपनी मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं और कंपटीशन को एलिमिनेट कर देते हैं। एमएनसीज का फोकस हमेशा एक चीज़ पर ज़रूर रहता है, लो रिस्क एंड हाई प्रॉफिटेबल। कोई भी ऐसे बिजनेस में हाथ डालना, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना, कोई भी ऐसी सर्विस लॉन्च करना जिसमें रिस्क बहुत कम हो लॉस होने का, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो।